नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीच बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो एक बार फिर स्ट्रांग ओपनिंग देखने के लिए मिली है। मार्केट में इस समय भी तेजी बनी हुई है। सेंसेक्स में देखें तो करीब 125 पॉइंट की बढ़त है। निफ्टी करीब 60 पॉइंट बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी आईटी में करीब 200 पॉइंट की बढ़त, साथ ही निफ्टी बैंक में करीब 3 पॉइंट। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बैंक निफ्टी से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन आईटी निफ्टी लगातार अच्छी स्ट्रेंथ बनाए हुए है। फ्राइडे का सेशन भी एक शानदार रहा था। टीसीएस के रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, साथ ही अब एचसीएल के नतीजे भी ठीक ही आए हैं, इन लाइन विद एस्टीमेट्स आए हैं और काउंटर पर रिएक्शन भी है और आज एक अच्छी स्ट्रेंथ निफ्टी आईटी पर बनी हुई है। बाजार में क्या कुछ खास रहेगा उस पर बात करेंगे और साथ ही आप सभी दर्शकों के सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे। आप अपने सवाल हमें यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं, साथ ही आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने और मार्केट पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के डेरिवेटिव एंड टेक्निकल हेड मिस्टर ब्रिजेश एल जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग विवेक जी। ब्रिजेश सर, मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं सर? निफ्टी आईटी लगातार स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। अगले अगर मैं 5 या 10 दिन की बात करूं तो क्या लगता है कि आईटी निफ्टी थक गया और अब बैंक निफ्टी की बारी होगी, क्योंकि अब रिजल्ट्स बैंक्स के ही शुरू होंगे मेजरली। हाँ, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं विवेक, मुझे लगता है कि आईटी में जो रैली आना था वो एक 50 70 80% का रैली आ चुका है। आईटी पे जो हम लोग जब व्यू ले रहे थे, हम बाउंस बैक का व्यू ले रहे थे, तो रिजल्ट के पहले हमने व्यू फॉर्म किया था। तो मुझे लगता है मोटा मोटी एक व्यू बाउंस आना था वो आ चुका है। अब जो भी दिखेगा वो एक्सटेंडेड मूव होगा। इसमें हम हमारे अगर पोजीशंस है तो उसको थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी के पोजीशन होल्ड करें, इस तरह से उसको ट्यूनिंग करना होगा। फ्रेश जो आप बोल रहे हो बैंकिंग, डेफिनेटली मुझे वही लग रहा है कि बैंकिंग में हो सकता है कि अभी उसके जो नतीजे आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल तो बैंकिंग थोड़ा सा साइडवेज है। फ्राइडे को हमने देखा था कि ऊपरी तरफ से एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। बट आज भी मुझे लग रहा है जब तक बैंक निफ्टी 52,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, जहां पे बहुत सारे पुट राइटर्स अपने पोजिशंस को लॉन्ग बना के रखे हैं, तब तक 52,000 का लेवल होल्ड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में साइडवेज टू पॉजिटिव बायस रहेगा। और ऊपर में अगर आप देखोगे तो लास्ट पूरे हफ्ते में 53,000 का एक लेवल है, जहां पे बहुत सारे कॉल राइटर्स जिन्होंने काफी सारा मंडी करके रखा है। तो जैसे ही ये मंडी कटता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी इमीडिएटली 1,000 1500 पॉइंट का नया तेजी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अब फोकस में रहना चाहिए। आईटी निफ्टी में जो एक तेजी आनी थी वो 80% आ चुकी है। तो आईटी शेयर में जो एक हमने लगातार पिछले एक वीक में तेजी बनती हुई दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है आती हुई दिखाई दे, या एक लेवल है जहाँ पर कि ज़्यादातर आईटी शेयर थोड़ा रुकने की अब कोशिश करें। लेकिन बाजार की स्थिति पर और भी क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या अहम ट्रिगर है, जानते हैं बाजार बोलता है मैं। बाजार बोलता है, इसमें हम पहले जानेंगे कि एफआईज और डीआईज का डेटा क्या बोल रहा है, क्योंकि एफआईज ने फ्राइडे के सेशन में तो अच्छी खरीदारी की है। दिख भी रहा था, क्योंकि जब आईटी या बैंक निफ्टी कभी भी कोई एक एक्सेप्शनल मूव देते हैं तो सीधा इंडिकेटर होता है कि एफआईज का पार्टिसिपेशन उस दिन आया हुआ होता है। आप देख सकते हैं 4021 करोड़ की बाइंग, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये कुछ एक चुनिंदा शेयर हैं जो एफआईएस की पसंद पर हमेशा रहते हैं, रडार पर रहते हैं। और अगर किसी दिन भी इस तरह का मूव, एक एक्सेप्शनल मूव देखने के लिए मिलता है, तो जनरली ये माना जाता है कि आज एफआईएस की बाइंग आई हुई है और बड़ी बाइंग आई हुई है। और 4021 करोड़, एक ही दिन में 4000 करोड़ की बाइंग डीआईज ने लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की 1651 करोड़ रुपए की। एशियन इंडिसीज पर नजर डाल लेते हैं, अमेरिकन मार्केट कैसे बंद हुए उस पर नजर डाल लेते हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स तो अच्छे बंद हुए, करीब आधा फीसदी बढ़कर डाउ बंद हुआ। शंघाई में आज काफ़ी कुछ खबरें हैं, उसके बातें करेंगे कि आज जीडीपी डेटा है, वहाँ पर राहत पैकेज को लेकर भी बात चल रही है। तो क्या कुछ खास है, लेकिन हरे निशान में अच्छी बात है। हैंसेंग करीब 1.5% नीचे है, निकाई करीब 2.5% नीचे है। निकाई इसलिए लगातार गिर रहा है क्योंकि येन में कम मजबूती आ रही है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। कोस्पी में करीब फ्लैटिश रुझान है, लेकिन विद द नेगेटिव बायस। गेनर्स लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं, कौन से आज गेनर्स हैं कौन से लूजर्स हैं। तो गेनर्स की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, हालांकि कुछ एक सेलेक्टिव ही शेयर लिए हमने। तानला सॉल्यूशन करीब 11% ऊपर है, शानदार शेयर रहा है ये पिछले 10 सालों में। आईएफसीआई ये काउंटर भी रुक नहीं रहा, 11% ऊपर है।
गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर 10% का उछाल। जेके टायर, आज टायर शेयरों में अच्छी खरीदारी है। इवन जेके टायर, अपोलो टायर, ये सभी टायर शेयर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। साथ ही वीटीएल यहाँ पर भी करीब 7.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। गिरने वाले कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि अभी स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है? शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पर लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन की तेजी के बाद आज कुछ हद तक मुनाफा वसूली। पीजी इलेक्ट्रो 4% नीचे। जैन इरिगेशन सिस्टम करीब 4% नीचे। किर्लोस्कर ब्रदर, रेलटेल, यहाँ पर हमने बात भी की थी कि रेलटेल थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से तेजी दिख रही थी शेयर में, आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब बात करेंगे कुछ एक ऐसी खबरों की जिनका कि इम्पैक्ट पूरे ही ग्लोबल मार्केट्स पर भी देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ खबरें इस तरह की हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। कल सबसे बड़ी खबर ये थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमला हुआ जिसमें उनके गोली लगी थी, लेकिन गोली कान के पास से गुजरी तो उनके ब्लीडिंग तो हुई, लेकिन मारने का अटेम्प्ट किया गया। हालांकि उन लोगों को मार भी दिया गया। वो 20 साल का एक युवक था। लेकिन इस खबर की वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो बिटकॉइन है वो 2.5% ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि और अगर पिछले 5 दिन में देखें तो करीब 9% की तेजी बिटकॉइन में आ चुकी है। ये इसलिए आई है कि जैसे जैसे माना जा रहा है कि अमेरिकी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये चुनाव में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बिटकॉइन के समर्थक रहे हैं। वह एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर पॉजिटिव व्यू देते आए हैं, तो इसलिए बिटकॉइन में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। और अब चूंकि उनके साथ सेंटीमेंट भी जुड़ गया पब्लिक का कल गोली के बाद, तो यहां पर जो एक बिटकॉइन है उसमें एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। लेकिन सोना भी तेज हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंचता जा रहा है सोना। उसकी अलग वजह है कि फेड में ये माना जा रहा है कि सितंबर में रेट कट आएगा, जिसकी वजह से सोने में लगातार तेजी देखने के लिए मिल रही है। कुछ एक काउंटर्स पर भी बात कर लेते हैं जो कि सोने से जुड़े हुए हैं। जो गोल्ड फाइनेंस देती हैं कंपनियां, क्योंकि सोने की कीमत बढ़ती है तो उनका लोन देने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशो बढ़ जाता है। उस पर बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक चूंकि चांदी के कारोबार में है, चांदी माइन करती है, उसको रिफाइन करती है। डेक्कन गोल्ड माइन गोल्ड से जुड़ी कंपनी है। इन तीनों ही कंपनी पर बात करेंगे। ब्रिजेश सर, ये तीनों कंपनी ऑन चार्ट्स ऑन डेटा कैसी दिख रही हैं सर? हाँ, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक एक उसका जो बेसिकली मैं चार्ट के हिसाब से देखा तो फिलहाल तो साइडवेज है। हम्म। एक्टिविटी नहीं ध्यान में आ रहा है, बट देन इसमें मुझे लगता है कि 19 तारीख के करीब करीब इसमें रिजल्ट्स आने हैं। तो रिजल्ट्स के पहले इसमें एक साइडवेज कंसिडरेशन है। इसका जो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है हिंदुस्तान जिंक के, उस पर हम काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये जो अब जब स्टॉक मूव नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि 800 850 के पास वापस एक बाउंस मिलने की काफी स्ट्रांग उम्मीद है इसमें। तो पोजिशंस नहीं है तो पोजिशन बना सकते हैं हम हिंदुस्तान जिंक में। डेक्कन गोल्ड की बारे में अगर बात करें तो फिलहाल तो उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा। स्लोली स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम है। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो वीकली टाइम फ्रेम है इसमें थोड़े से स्ट्रेंथ बनता हुआ नजर आया। मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा, बट देन पोजिशन है तो मुझे लगता है इसमें होल्ड किया जा सकता है। जी। एक बड़ी खबर, चाइना की जीडीपी के डेटा जाने थे और वो आ चुके हैं अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। और अगर देखें तो चाइना की जीडीपी का जो डेटा है वो 4.7% आया, जो कि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी करीब 5.1 की, उससे कम आया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना का जीडीपी डेटा कम आया, उससे पहले ही जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने कुछ जो खास सलाहकार हैं उनके साथ बातचीत करने का फैसला लिया। एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है जिसमें कि चीन में स्टिमुलस पैकेज को लेकर बात हो सकती है। ब्रजेश सर, अगर स्टिमुलस आता है, क्योंकि जीडीपी डेटा तो आ चुका है, और अगर हम देखें तो स्टिमुलस जब भी आता है चाइना में तो ये माना जाता है कि मेटल को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो उनका स्टिमुलस होता है, मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है चाइना, तो वहाँ से मेटल, बेस मेटल की प्राइजेस पर इम्पैक्ट आता है। सर कैसे देख रहे हैं नालको, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, टाटा स्टील जैसे शेयर्स? मेटल्स में हमारा मानना है कि मेटल्स में एक तेजी बन सकती है। स्ट्रक्चरली मेटल्स में सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो अभी सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है। सेल और वेदांता में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी तेजी वाला माहौल है उसमें। वेदांता में तो हमारा मानना है कि इसमें काफी अच्छा नया लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर वेदांता आपको
मैं आपको एग्जैक्टली लेवल के हिसाब से बता देता हूँ। जी। वेदांता जो अभी जो 450 के करीब जो ट्रेड कर रहे हैं, इसमें हमारा मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा तेजी वाला एक ट्रेड है, जहाँ पे हम हमें लगता है कि ये करीब करीब आराम से ये 700 750 निकल जाएगा। 7 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। बट हम जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम वेदांता में हम लोग उसमें बाय ऑन डिक्लाइन वाले स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वेदांता में काफी अच्छा तेजी हो सकता है। बिल्कुल, तो वेदांता में तेजी हो सकता है। सर को मेटल में अगर कुछ शेयर पसंद आ रहा है तो वेदांता पसंद आ रहा है, यहाँ पर नज़र रखनी होगी। अगर कोई भी चीन से स्टिमुलस आता है तो जो एक अगर फर्स्ट इम्पैक्ट होगा तो इस शेयर पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। कुछ एक कॉलर्स के सवाल भी ले लेते हैं। सचिन कुमार जी का सवाल है जस्ट डायल पर, सर 130 शेयर की बाइंग की हुई है इन्होंने 1047 रुपये के भाव पर, क्या करना चाहिए सर? ये बोल रहे हैं कि आप लोग मनी 9 के जरिए बता देते हैं कि कुछ फ़ायदा तो हो जाता है। थैंक यू सचिन जी। सर जस्ट डायल इसके रिजल्ट्स भी हैं इस वीक में, कैसे देख रहे हैं सर? फिलहाल तो ये काउंटर साइडवेज है, सपोर्ट ले चुका है 950 के आसपास। जब एक पिछला एक डिप आया था, इसमें ऑलरेडी काउंटर ने सपोर्ट ले लिया है। उम्मीद तो ये किया जा सकता है कि इसमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1100 के करीब। फिलहाल तो एक बाउंस की बात करते हैं, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 1100 पे अगर वो प्रॉफिट ले सकते हैं तो ये वो प्रॉफिट बांधने, ये मेरा कहना होगा। जी। साथ ही नैन्सी जी का सवाल है, प्लीज़ गेट मी ए व्यू ऑन फिन पाइप एंड EMIL। मैम सॉरी, मैं एक ही शेयर ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। फिनोलेक्स पाइप सर, फिन पाइप के नाम से आती है कंपनी, कैसे देख रहे हैं सर? तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, क्योंकि आज जिस हिसाब से आज का दिन का जो एक थोड़ा सा करेक्शन आया है, वो बेसिकल मल्टीपल जो सपोर्ट्स था उसको ब्रेक कर गया है। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा 310, अगर आज का क्लोज 310 के नीचे मिलता है तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा कॉशियस हो जाए। पिछला जो मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ था 265 के लेवल से हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये वो 265 की तरफ जाएगा, बट कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। कॉशियस लेके चले, अगर 310 के नीचे क्लोज मिलता है आज के, तो थोड़ा सा पोजीशन अगर वो बेच के अगर नीचे ले सकते हैं 20-25 पॉइंट नीचे, तो वो मुझे लगता है वो वाली एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। रितिका जी का सवाल है, एक्सिस बैंक के सर शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 50 शेयर लिए हुए हैं 1327 के भाव के, पूछ रही हैं कि कब तक होल्ड करना चाहिए? अगर आपने ये ट्रेडिंग के नजरिए से देखा है तो फिर आप आपके प्राइस के आसपास जब भी आते हैं निकाल लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 महीने 1100 1150 के लेवल से चलता हुआ है, वो 1350 तक का ही व्यू है। फिलहाल मोमेंटम के हिसाब से अगर आप लंबे अवधि के हिसाब से अगर आप डायरेक्शनली होल्ड करना चाहते हो, लाइक पोजिशनल ट्रेड है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो फिर इसको कॉस्ट के आसपास आते तो एक बार आप एग्जिट कर ले, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। जी। मैम आपने दूसरा सवाल भी भेजा है कि 20,000 रुपये हैं 2 महीने के लिए, कौन से स्टॉक्स पर लगा सकते हैं? वो हम ब्रिजेश सर से पूछेंगे सर की कॉल्स में। एक क्वेश्चन मिला है राधे श्याम जी का, ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट योर व्यू ऑन जम्मू एंड कश्मीर बैंक शेयर प्लीज़ सर। ही इज़ होल्डिंग 132 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर सर। नेक्स्ट 1 मंथ का हॉराइजन है इनका, J&K बैंक सर। ओके, जय बैंक। जी बिल्कुल। या तो उनका पोजीशन कितने में है? सर 100 रुपये के भाव के लिए हुए इन्होंने, 132 फाइन। शेयर, 132 के भाव के लिए हुए हैं 100 शेयर सर। ओके फाइन। विवेक जी, इसमें जो टेक्निकल में फिलहाल तो करेक्शन आया है, सेल ऑफ आया है, काफी अच्छा। जून 4 तारीख को बहुत मोटा डिलीवरी के जो स्टॉक्स थे उसमें सेल ऑफ आया है, और ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो इसमें मेरी ये राय रहेगी कि अगर पोजीशन एक बार वो एग्जिट कर सकते हैं और कई दूसरे लाइक सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, या फिर EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर हो सकता है तो फिर मुझे लगता है एक बार पोजीशन शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि 10-15 रुपए से ज्यादा फिलहाल मुझे बाउंस नहीं दिख रहा है इसमें।
कुछ और खबरें भी ले लेते हैं। आज नतीजों पर भी नज़र रहेगी क्योंकि जो नतीजे वीकेंड्स पर आए हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले काफ़ी कुछ खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने के लिए मिल रहा है। एक खबर है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ाने को लेकर इस हफ्ते बातचीत होगी। दोनों ही देशों के ऑफिशियल्स मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की एक कंप्लेंट है कि दक्षिण कोरिया उनसे स्टील भी नहीं खरीदता है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा भारत के। तो जो बात होगी वो भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने पर बात होगी, और उसमें जो दो इंपॉर्टेंट सेक्टर की और भी बात आ रही है वो है चावल सेक्टर और फ्रोजन फूड से जुड़ी कंपनियां, श्रिम्प से जुड़ी कंपनियां। चावल में पहले भी हमने देखा था कि पिछले हफ्ते भी काफ़ी कुछ अच्छा मूव देखने के लिए मिला था KRBL दावत जैसे शेयरों में, कोहिनूर फूड जैसे शेयरों में। और अगर श्रिम्प से जुड़ी कंपनियां देखें तो एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, इन सभी पर भी एक बार नज़र रखनी होगी। सर, कोई काउंटर आपको लग रहा है चावल में या श्रिम्प शेयरों में जहां पर कि आपको खरीदारी का एक रुझान बन रहा है? हाँ विवेक, एलटी फूड्स में हमारा मेरा व्यू है, क्योंकि एलटी फूड्स में काफी अच्छा बाइंग हुआ है। जो स्ट्रक्चर जो उसमें जो फॉर्म हुआ काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका जो ट्रेंड बेसिकली मुझे लगता है ये 300 के करीब जो अभी ट्रेड कर रहा है, ये आराम से 450 500 पे जा सकता है। ये डायरेक्शनल व्यू है, क्योंकि इसमें एक नया तेजी देखने को मिला और उनके जो फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहे हैं। वॉल्यूम्स में काफी अच्छे नंबर्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है एलएनटी फूड, ये हालांकि आप नहीं भी पूछते तो मैं बताने वाला था कि ये एलएनटी फूड एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है नया तेजी देखने को मिल सकता है। करेंट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हो, और करेक्शंस पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें बाय करें। 450 से 500 तक का एक अपसाइड है इसमें। जी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर, भारत और ताइवान का जो MSCI में वेटेज है वो 19% के पार पहुंच चुका है। चाइना का वेटेज करीब 22% चल रहा है। तो हम लगभग इमर्जिंग मार्केट में जो MSCI इंडेक्स है उसमें भारत और ताइवान अब लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले 3-4 सालों की स्थिति पर नज़र डालें तो एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड भारत और ताइवान ने दिखाया, और यहाँ पर जिस तरह से इनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है उस तरह से भारत और ताइवान ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है और उनका वेटेज लगातार MSCI इंडेक्स में बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर भारत ताइवान की तरफ से। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, देखिए ये जो पहला चार्ट है ये जून 2021 में जब चाइना का जो पूरा एक MSCI इंडेक्स में वेटेज हुआ करता था, ये लगभग 30% के पार था और अप्रोच कर रहा था 40% के पास, और ताइवान 10% के ऊपर था और इंडिया 10% के बिल्कुल नज़दीक था। अब देखिए 2024 में, जून 2024 में स्थिति यह है कि चाइना करीब 20-22% के आसपास चल रहा है, ताइवान और इंडिया लगभग इसके पास पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्थिति बता रहा है कि किस तरह से विदेशी निवेशक भारत और ताइवान दोनों ही मार्केट्स पर बुलिश हैं और अपना जो वेटेज है वो चाइना से घटाते जा रहे हैं। अच्छी खबर ये भारतीय बाजार के लिए। साथ ही कुछ एक घरेलू खबरों पर भी नज़र डालते हैं। इस हफ्ते काफ़ी कुछ खास रहने वाला है, जिसमें कि रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज ऑटो जैसी दिग्गज कंपनीज के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम आज का दिन देखें तो मिड कैप कंपनीज के लिए काफ़ी अहम रहेगा। जो एक दर्शकों की एक फेवरेट कंपनी बनी हुई है जियो फाइनेंशियल, उसके भी नतीजे होंगे, एंजल वन के नतीजे होंगे। हमने देखा कि दो जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनके नतीजे आते हुए दिखाई दिए और नतीजे अच्छे थे। 5 पैसा का आज शेयर 6% भी चला हुआ है, उसके नतीजों पर भी बात होगी। साथ ही HDFC लाइफ और HDFC AMC, इनके भी नतीजे होंगे, तो मार्केट की यहाँ पर नज़र रहेगी। बुधवार को भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो ये जो वीक रहेगा ये 4 ट्रेडिंग सेशन का वीक रहेगा। मुहर्रम की वजह से मार्केट में छुट्टी रहेगी। एक खबर जो कि आई है, मैक्रोटेक ने मुंबई में बड़ी लैंड बैंक खरीदी है, उस पर भी बात करेंगे। ये 11,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ऐसा कंपनी ने कहा है। PCJ पर भी एक बड़ी खबर आई है कि कंपनी 2705 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है, जिसमें कि प्रमोटर भी QIP में हिस्सा लेंगे। ये एक बड़ी बात है, करीब 800 करोड़ रुपए वो अपने डालेंगे, बाकी वो QIP के जरिए जुटाएंगे या प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटाएंगे, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर उनका जो एम है वो है कि कर्ज ज़्यादा से ज़्यादा चुकाया जाए, तो जितनी भी रकम आएगी उसका 75% वो यूज़ कर चुकाने में करेंगे, क्योंकि कंपनी थोड़ा फंस गई थी बैंकर्स के साथ, तो काफ़ी कुछ इनकी मीटिंग्स रहीं, अब ये बैंकर्स के साथ समझौता कर रही है। साथ ही सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम से अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। तो ये काफ़ी कुछ खबरें हैं, इन पर अब बात कर लेते हैं एक बार। सर, जो इस वीक में नतीजे आएंगे, रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज ऑटो। इन्फोसिस ने मूव दे दिया है, रिलायंस और बजाज ऑटो, इन पर कुछ मूव दिखता है क्या आपको? अ,
रिलायंस पे अगर स्पेसिफिकली बात करें तो रिलायंस में मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक तेजी देखने को मिला है। ये मैं आपको डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उसमें नया तेजी 3,300 के जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे एक तेजी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है ये इवेंट बेस हो, बट देन एक जो ऊंचा आएगा से प्रिसाइज बता रहा हूँ 3,300 के आसपास मुझे लगता है शायद रिलायंस चल सकता है। तो ये पॉजिटिव रहेगा रिलायंस के लिए। बजाज ऑटो के पूरे स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, बट बजाज ऑटो में अभी तक मुंह आया नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ये जो उसकी जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के जो 50 दिन के मूविंग एवरेज, इसको कंटिन्यूस होल्ड करके इस चल रहा है। और आज का जो एक थोड़ा सा जो तेजी बना है बजाज ऑटो में, वो फिर से आज 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आएगा इसमें, बड़ा तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ से 200-250 पॉइंट का एक तेजी इसमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई एफएनओ ट्रेडर है जिसको ये प्ले करना है, तो मुझे लगता है आज के स्टॉप लॉस से अगर किसी को 200-250 पॉइंट का एक वो मोमेंटम प्ले करना है, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बजाज ऑटो में भी है। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो में भी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है और सर ने रिलायंस पर भी अपना व्यू दिया। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर अमन तोमर हैं देहरादून से। तोमर साहब, हाय, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। सर जी सर पूछिए अपना नमस्कार। सवाल। सर नमस्कार बोस। नमस्ते सर, पूछिए हेलो। प्लीज़। सर मेरे पास टेमला प्लेटफॉर्म के 45 शेयर हैं 990 के भाव पर। ओके, तो आज तो सर टॉप इनको गेनर में आ अभी रहा है सेल सर। करूँ या होल्ड करूँ? जी आज तो सर। टॉप गेनर में आ रहा है, मुबारक हो। जी सर, थैंक यू। कितना दिन होल्ड कर सकते हैं सर? सर साल 2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन कितना तक जाएगा देखता हूँ। पूछ लेते हैं। ब्रजेश सर, आज का टॉप परफॉर्मर तानला सॉल्यूशन, ये आज 10% ऊपर है और ये पूरा 10% नीचे की इनकी खरीद है लगभग की। आप बताइए कि ये कितना समय होल्ड करें और क्या टारगेट रखें? हाँ, तो अच्छी बात है कि ये एक्चुअली आज आउट परफॉर्मर है, इसमें हमारा भी व्यू था। फिलहाल तो मेरा ये रहा है कि जो 1230 का लेवल है जहां से पिछली बार सप्लाई आया था, तो मैं ये चाहूंगा कि वो पहले 1230 पे एक बार पोजीशन रिव्यू कर ले। लॉन्ग टर्म में थोड़ा स्लो मूविंग होगा, अभी जो मोमेंटम में आया है इसलिए स्टॉक आपको आज ऐसे ही तेजी देख रहे हैं। 2-3 साल का व्यू फिलहाल नहीं मानते, मुझे लगता है 1230 के आसपास वापस थोड़ा सप्लाई आ सकता है। और कैसे ये स्टॉक एक ही बार चलता है, इसके बाद फिर वो काफी टाइम तक साइडवेज चला जाता है। तो अगर वो चाहे तो मेरा, अगर मैं तो जो मेरे क्लाइंट्स को हमने दिला, हम 1200 के आसपास उसमें प्रॉफिट बांध देंगे। 1230 का जो लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस है, तो मेरा यही राय है कि वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर वहां पे पोजीशन रिव्यू कर लें। जी ब्रजेश सर, जियो फाइनेंशियल चार्ट पर कैसा लग रहा है आज, इसके नतीजे हैं सर? राइट, सो सपोर्ट्स पे है। अभी तक वो जो एक स्पर्ट आना वो आया नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से अगर बात करें, जो फ्राइडे का जो लो है 350 का लो है, वो काफी पास में 350, अब 345 का एक लेवल पकड़ के चलिए। बेस बना रहा है, वॉल्यूम्स थोड़ा मिसिंग है, तो मैं ये कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो 345 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लॉन्ग जा सकते हैं। तो ट्रेड कर सकते हैं। आज रिजल्ट्स हैं तो रिजल्ट्स एक बार देख लेंगे तो इन्वेस्टमेंट व्यू भी बना लेंगे। आज केवल ट्रेड कर लें तो अच्छा रहेगा। कुछ एक सवाल और ले लेते हैं। और जीवन फाइनेंस पर एक सवाल है प्रभात शर्मा जी का। सर 47 रुपये पर लिए हुए हैं ये काउंटर, जब से इसने अपनी गाइडेंस कट की है उसके बाद से शेयर चल ही नहीं रहा है, 45 के आसपास अटक गया है, लॉस हो रहा है, इनको क्या करें सर? एक बाउंस का वेट करना चाहिए। अगर बाउंस भी फिलहाल मुश्किल है, कब तक कैसे आएगा, एक 50 के आसपास एक बार बाउंस आएगा, अगर वो पोजीशन निकाल पाता है तो अच्छा रहेगा। उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस से ज्यादा बेहतर स्टॉक एयू स्मॉल फाइनेंस है। अगर वो पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि उनको पोजीशन शिफ्ट कर लेना चाहिए। सर उज्जीवन से निकलकर आप एयू में चले जाएं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, ब्रिजेश सर का मानना है। वैल्यू उतनी ही रखें। आपने शेयर की क्वांटिटी तो नहीं बताई है, तो जितना प्राइस अभी का चल रहा है उतना क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उस पैसे को आप एयू में शिफ्ट कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिल सकता है। ब्रिजेश सर, आपकी कुछ ट्रेडिंग पिक्स हैं क्या? हाँ विवेक जी, एक तुम ग्रैन्यूल्स पे मेरी नजर है, तो मुझे लगता है ग्रैन्यूल्स पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, करंट प्राइस पे बाय कर लेना चाहिए। तो इसका जो स्टॉप लॉस है 512 का रहेगा, और जो मैं इसमें जो टारगेट देख रहा हूँ 548। इसके बाद और एक जो स्टॉक जिसमें मेरा ध्यान है वो है एमजीएल। एमजीएल पे भी काफी अच्छा तेजी है ना, अभी तक वो बड़ा तेजी उसमें बना नहीं है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है।
करंट प्राइस पे लॉन्ग करें, जो उसका स्टॉप लॉस है 1676 का रहेगा। और करीब करीब मैं 1800 तक का एक मूव देख रहा हूँ एमजीएल में। और जैसे कि आपने बताया कि टायर स्टॉक्स में काफी मोमेंटम है, तो सी8 आप देख लीजिए, सी8 में भी जो काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है, जेके टायर वगैरह सब चल चुका है, तो सी8 में अभी भी मूव आनी बाकी है। तो सी8 में भी हम करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं। 2672 का स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग 3000 के टारगेट, जो कि करीब 8-9% का मूव है। तो 3000 के टारगेट के लिए मुझे लगता है सी8 में भी हम लोग एक तेजी कर सकते हैं। तो सर ने 3 कॉल बताई हैं। एक सीएट आज ऑलरेडी 6% ऊपर है, सारे ही टायर शेयरों में एक अच्छा मूव है। और सर ने जो कॉल बताया 3000 के टारगेट के लिए, 2672 का स्टॉप लॉस, तो लगभग लगभग अब ये शेयर 100 रुपये नीचे के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। 220 रुपये का टारगेट। ग्रैन्यूल्स यहाँ पर आप 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करीब 26 रुपये ऊपर का अपसाइड देख सकते हैं। 548 के टारगेट सर ने दिए हैं। तीसरी कॉल जो सर की है वो है एमजीएल, यहाँ पर की 1800 के टारगेट है और 1738 अभी सीएमपी चल रहा है, तो करीब करीब 62 रुपये का अपसाइड है। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब लगभग बराबर ही है। तो ये कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एमजीएल एक 50-50 कॉल है, लेकिन सीएट और ग्रेन्यूल्स यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। ब्रजेश सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सर, एक स्टार्टिंग में जब न्यू मैं स्टॉक मार्केट में आया था तो बिना प्रोग्राम आपका देखे हुए ले लिया था SW16 सर पीक पे जाके, और उसके बाद तो मैं बराबर आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ सर, और उसी में फंसा हुआ हूँ पूरी तरीके से सर। वो 64 शेयर लिए थे, 803 रुपये लगभग, 802.55 पे सर। ओके, 21 मई को। जी जी, चलिए कोई बात नहीं सर, है पेशेंस और व्यू और ले लेते हैं। ब्रजेश सर, SW16 64 शेयर हैं इनके पास 800 की रेंज के सर, अभी 100 रुपये नीचे, 100 रुपये से ज़्यादा नीचे। ठीक है, तो हाँ, विवेक जी, मैं अगर वो एवरेज कर सकता है एवरेज कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा लेकिन वो निकल जाएगा इसमें से। 850 के ऊपर तो डेफिनेटली निकल जाएगा, 900 950 तक का व्यू बनेगा। अभी वो टाइम फ्रेम नहीं बता सकता, बट एक बार एवरेज कर लीजिए 700 के प्राइस पे, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली मिलेगा उनको। बिल्कुल, तो सर आप एवरेज कर लें, अच्छा रहेगा। ब्रजेश सर, आपका कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, कोई इश्यूज नहीं है मार्केट में, चलिए, जो भी अब हमारे साथ शरद मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग सर। आपके गुड पास मॉर्निंग। लौटूंगा। ब्रिजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो शरद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, मार्केट में तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है सर, कौन से इंडेक्स पर नजर डाल रहे हैं? आप तो बहुत इंडेक्स को डीपली पढ़ते हैं सर। जी देखिए विवेक जी, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी में एक अच्छी बुलिशनेस बनी हुई है। निफ्टी में जिस तरह की बुलिशनेस आप 24,100 के पुट राइटर बेस से देख रहे हैं, वो एक्चुअली इट इज वेल स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी आईटी। सो मुझे लगता है अभी ये बुलिशनेस बनी रहेगी। करीब 24,890 24,900 तक का स्पॉट का लेवल मुझे ऊपर की तरफ दिखाई देता है। बेस कहीं ना कहीं नीचे अब 24,300 के आसपास खिसक गया। आप देखें तो 24,100 200 300 पर अच्छा फुट राइटर का बेस है। ऊपर अगर आप डिसेंट कॉर्ड राइटर का बेस देखें तो 25,000 के आसपास है। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर थोड़ा चॉपी रह सकता है ट्रेड, बट इवन देन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ हम जाते हुए दिखाई देगा निफ्टी। अगर आप निफ्टी का 24,600 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ, ये करीब अभी इसका भाव करीब 238 240 के आसपास है। बेस थोड़ा नीचे है 165 200 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा डिप में खरीदने की कोशिश किया जाए 200 रुपए 220 के आसपास, स्टॉप लॉस कहीं 165 पर रखा जाए, तो आने वाले दिनों में करीब 330 रुपए तक इसका आपको भाव देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में आप देखें तो एक डिसेंट बेस मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 52 300 400 के आसपास। 4 दिन का कंसोलिडेशन बेस है। प्रिसाइजली 52 200 का अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी अगर चाहें तो अगर कोई पोजीशन लेना चाहें तो मुझे लगता है कि जैसे ही 52 700 का, जहां पर कॉल राइटर का बेस ऊपर की तरफ कटता हुआ दिखाई देगा, वहीं आपको 53,700 53,800 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। एक कैवेट इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडेक्स को देखें तो कहीं ना कहीं मैं लगातार इस बात को शेयर कर रहा हूं जब भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपसे या आपके चैनल पार्टनर से, कि देखिए सर 80 पहले 83% के आसपास लॉन्ग था इंडेक्स का, अभी वो घटकर 79% के आसपास आ गया है।
अगर आप फ्राइडे को देखें, करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे जुड़े और अच्छी 4,000 करोड़ की कैश की बैंक एफआई की। तो थोड़ा चॉपी रह सकता है, बट ऊपर की तरफ बना रहेगा थोड़ा सा। 10% का पिछली बार याद रखने वाली बात है, 88 to 92% के एफआई लॉन्ग से एक बार जी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ग्लोबल मार्केट से एक अच्छा सपोर्ट है। तो वो जो रैली है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी। कैविएट ये है कि बैंक निफ्टी में 52,700 जहाँ का कॉल राइटर बेस है उसको ऊपर की तरफ कटना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट देने का काम कर सकती है आगे, क्योंकि आईटी निफ्टी से हमारी ब्रिजेश सर से भी बात हो रही थी कि आईटी निफ्टी में एक जो रैली है वो 80% कवर हो चुकी है पिछले 2-3 सेशन में। लेकिन बाजार बोलता है कि तो यहाँ पे रोकते हैं, बढ़ते हैं नतीजों पर फोकस पर। नतीजों पर फोकस। कौन से नतीजे हैं जिन पर कि वीकेंड्स में फोकस कर रही थी पूरी स्ट्रीट और आज भी फोकस कर रही है, क्योंकि आफ्टर रिजल्ट्स उन पर क्या इंपैक्ट है। पहले बात करेंगे हम एचसीएल टेक की। एचसीएल टेक के नतीजे इन लाइन विद एस्टीमेट्स आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। प्रॉफिट्स में करीब 6.5% का जंप। ये जो प्रॉफिट में 6.5% का जंप है, इसकी वजह थी कंपनी की अन्य आय 416 करोड़ से बढ़कर 1103 करोड़ रुपए होती हुई दिखाई दी। तो ये जो 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आए हैं अदर इनकम में, उसी की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अदरवाइज अगर आप उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो जो हमारे एस्टिमेट से करीब 5 से 6% प्रॉफिट्स गिरने के लगभग उसी लाइन पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने यूके सब्सिडी की जो इनकी यूके की सब्सिडी है उसने एक कंपनी में हिस्सा बेचा। जो उनका स्टेक था 49%, उससे 1438 करोड़ रुपए कंपनी को मिल रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जिसकी वजह से काउंटर पर आज स्ट्रेंथ भी है, वो ये है कि Q1 में एबिट मार्जिन जो थे वो 17.6% से गिरकर 17.1% रहे। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन 17% की थी, तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स एबिटा मार्जिन्स देखने के लिए मिले। FY25 में कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस है वो 3 से 5% है इन कांस्टेंट करेंसी। FY25 में जो एबिट मार्जिन्स रहने का अनुमान है कंपनी का वो 18 to 19% का है। तो 17% पर अभी चल रहे हैं, 18 to 19% अप्रोच कर रहे हैं अगले 3 क्वार्टर में, यानी कि इनको मार्जिन्स बढ़ाने पड़ेंगे। और कंपनी कह रही है कि हम सितंबर से पूरी ग्रोथ पटरी पर आ जाएंगे। जो हम बात भी कर रहे थे नतीजों से पहले कि ज़्यादातर आईटी कंपनीज हो सकता है कि सितंबर के बाद से अपनी बात करें कि उनका बिजनेस बॉटम आउट हो रहा है, और एचसीएल ने ये बात कर दी है। काउंटर पर रिएक्शन है। एचसीएल का जो रिएक्शन है इस समय डे हाई पर चल रहा है। पिछले 5 दिन में भी देखें तो काउंटर 5% चल चुका है। जो पहला मूव था वो टीसीएस की वजह से आया था, आज खुद की वजह से आ रहा है। शरद सर, कितना ये काउंटर और मूव बना पाएगा? देखिए विवेक, अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखें तो ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे भी दिखा है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट था इसके ऊपर 1400 रुपए के ऊपर, और वो सस्टेन कर रहा है। तो जो उसका प्रीवियस हाई जोन है 1680 के आसपास स्पॉट लेवल, उसका ब्रेकआउट मुझे लगता है गाय बगाए हमको मिलना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आपको 1830 के लेवल तक आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए शायद मैंने आपसे भी कई बार डिस्कशन किया था, करीब 34,000 के आसपास हम लोग निफ्टी आईटी में लॉन्ग है। 10% का व्यू मेरा था कि मुझे लगता था कि करीब उस जोन पर हम लोग आकर ऑलमोस्ट आकर खड़े हो गए हैं, वही 39,000 के आसपास। यहाँ पर अभी और थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ करीब 6-8% का और ऊपर की तरफ मूव निफ्टी आईटी में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 41,000 के आसपास। तो देखिए यहाँ पर एचसीएल टेक पर बिल्कुल बुलिश रहना चाहिए। मुझे लगता है अपने हाई तोड़ेगा 1680 का, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 1830 के भाव आपको पोजिशनली सितंबर क्वार्टर तक कम से कम खुलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो एचसीएल टेक में एक अच्छा अपसाइड सर बता रहे हैं 1800 की रेंज पर। लेकिन एक हमारे साथ खास दर्शक जुड़े हैं, राजेश जी। सर, इनकी एक जिद थी, मेरी टीम ने बताया कि वो आप ही से सवाल पूछना चाहते थे। राजेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। शरद सर को मेरा नमस्ते, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनके एनालिसिस का। जी सर, थैंक यू पूछिए। या एक्चुअली हाई एनर्जी का मेरा 52 शेयर है 777 में। मैं उसको होल्ड करूं या बेच दूं? एक्चुअली ये कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे है।
पूछ हेलो। लेते हैं जी, पूछ लेते जी। हैं सर, राजेश जी पूछ लेते हैं। सर शरद सर, और एक JSW इंफ्रा है। सर क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज बोलिए, रिपीट करिए राजेश जी। और एक JSW इंफ्रा है 40 शेयर से 354 में है, एवरेज कर सकता हूँ क्या उसको? और एक हाई एनर्जी, दो है। सर पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले लेता हूं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बता दीजिए शरद सर, 354 रुपए के 40 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए अगर आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में हैं, आपके पास करीब आप कह रहे हैं 340 रुपए के आसपास का शेयर है। तो देखिए अभी भी इसका बेस डिसेंट है। अगर आप देखें कहीं ना कहीं 328 के आसपास का एक अच्छा सा बेस इसके ऊपर कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो लेकिन निफ्टी पे थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा निफ्टी को लेकर के आपको थोड़ा सा काफी चल गया है स्टॉक। अगर आप पूरे साल का रेवेन्यू देखें लास्ट ईयर का, तो डिसेंट वाई 20% का ग्रोथ हमको देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन करीब करीब 24% के देखने को मिले थे। प्रॉफिट ग्रोथ 55% देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और अगर आप मैनेजमेंट डिस्कशन को भी देखें, तो मैनेजमेंट का भी मानना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी इस तरह का अच्छा परफॉर्मेंस बना रहेगा। कैपेसिटी एक्सपेंशंस रहेंगे, और जहां कहीं भी देखिए लॉजिस्टिक्स और पोर्ट सेक्टर में कैपेसिटी एक्सपेंशंस रहेंगे, तो देखिए मार्जिन्स आने वाले समय में भी एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे। तो अब ये समझने वाली बात है कि आपका व्यू कैसा है। आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हैं या आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आए हैं। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आए हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 320 रुपए का। किसी भी वीक में 320 के नीचे जाए तो आप पोजीशन काट लीजिएगा, अभी 336 का भाव है। और अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए हैं, तो ये ट्रेंड मान करके चलिए करीब आपको 450 रुपए तक का लेवल अभी देगा। तो ये चॉपी रहेगा, क्योंकि ट्रेडर्स रहते हैं, तो आप चॉपीनेस में आप स्टॉप आउट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए आपने 300, आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से गए हैं, तो इन 327 के बाद स्टॉप लॉस आप अपना रख लीजिए और एक बार बने रहिए। और दूसरा स्टॉक आपने पूछा है हाई एनर्जी, जो मैं देख पा रहा हूँ ये हाई एनर्जी जी बैटरीज के नाम से स्टॉक है। बिल्कुल सर, विवेक जी, मैं सही रीड कर रहा हूँ? प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही रीड कर रहे हैं आप। जी, तो देखिए अगर आप हाई एनर्जी बैटरीज को देखें, तो कहीं ना कहीं पिछले 7 एक वीक में चॉपीनेस है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर एक इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, मींस एक दिशा लेने की तैयारी स्टॉक कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दिशा किस तरफ टूटती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का ट्रैक्शन क्रिटिकल मूविंग एवरेज के आसपास बन रहा है, तो आप एक स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड 730 के आसपास। अभी 827 का भाव है। तो अगर कोई डिप आए, तो डिप में स्टॉक काटिएगा नहीं। जब तक फ्राइडे टू फ्राइडे देखिएगा, फ्राइडे को लगभग 730 का लेवल कटता है तभी काटिएगा। जैसे ही ये स्टॉक कहीं ना कहीं 870 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये आपको दोबारा ऊपर के ट्रेंड दिखाएगा, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा 1050 के आसपास, 1200 के भाव दिखाएगा। बट चॉपीनेस में स्टॉप आउट मत होइएगा। जी बिल्कुल। तो चॉपीनेस में बिल्कुल सर ने बता दिया कि क्या किस तरह से आपको बिहेव करना है। राजेश जी, आपको दोनों ही सवालों के उत्तर मिल गए होंगे आई होप, और आपको एक शेयर में तो अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। नेक्स्ट, आज जो रिजल्ट्स हैं वो बड़ा हमारे जो भी दर्शक हैं उनका फ्रेंडली स्टॉक रहा है, इरिडा, और रिजल्ट भी बड़े फ्रेंडली आए हैं सर। एक बार रिजल्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। 32% की आय, और साथ ही प्रॉफिट्स में देखें तो करीब 30% की ग्रोथ। तो शानदार नतीजे देखने के लिए मिले हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स एक बार नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के 3.29% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आए हैं, और लोन बुक का करीब 34% बढ़ी है, 47,200 करोड़ से बढ़कर 63,200 करोड़ रुपए की रेंज पर आ चुकी है। शरद सर, कंपनी की लोन बुक में करीब 16,000 करोड़ का जंप, प्रॉफिट्स में 30% का जंप, रेवेन्यूज में 32% का जंप, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, मैं इनके स्प्रेड भी देख रहा था, जो इन्होंने लोन जो देते हैं उसकी जो उस पर जो रिटर्न आता है इनको, जो जिसको हम यील्ड बोलते हैं, वो भी बड़ी है। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुई है, भले ही ज़्यादा कम नहीं हुई है, 2-3 बेसिस पॉइंट कम हुई है। तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसकी वजह से बढ़ गया कि आप जो लोन दे रहे हैं वो आपका महंगा जा रहा है, और जो आप कॉस्ट कर रहे हैं, जो आप उसके अगेंस्ट में बोरो कर रहे हैं, वो आपका सस्ता आ रहा है, तो मार्जिन्स बढ़ गए। बैंकिंग में ये सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट था इस क्वार्टर में अभी तक। सर इरिडा ने करके दिखा दिया, अब शेयर भी करके दिखा चुका है, अब क्या करना है सर?
जी देखिए, अगर आप कंपनी को देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोली। अगर आप नेट एनपीए देखिए 21% डिक्रीज होकर के आया है, और कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक डिसेंट 31% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर आप इस टोटल ओवरऑल इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को देखें, तो ये इसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाले समय में विवेक जी बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन बने रहेंगे। इसका पी 60 का हो गया, थोड़ा महंगा हो गया है शेयर, लेकिन मैं लगातार देखिए दर्शकों को जब कहीं मुझे मौका मिलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा प्रीमियम उसी चीज को मिलता है जहां पर आने वाले समय में कैश फ्लोज मार्केट पार्टिसिपेंट डिस्काउंट कर लेते हैं कि कैश फ्लोज स्ट्रांग है, डिसेंट रेट से ग्रो करेंगे, वहां पर हमेशा आपको प्रीमियम मिलेगा स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक के अंदर वही चीज है। देखिए पोजिशनली मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसका भाव करीब 400 रुपए है। आने वाले समय में अगर आप 1.5 साल का व्यू रख रहे हैं, तो आप मान के चलिए 400 रुपए पे स्टॉक आपको दिखाई देगा, बट चॉपीनेस रह सकती है। पिछली 2 वीक में ही स्टॉक ने करीब 190 रुपए से 300 रुपए का भाव दिखा दिया है। तो आप ये समझिए, इस चॉपीनेस में आपको ट्रेड नहीं करना है, पोजिशनली आप बने रहे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं आपको डिप में ये 250 रुपए 260 रुपए के आसपास मिले, बिल्कुल खरीदिए। स्टॉप लॉस में इसमें कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑपरेशनली कंपनी बहुत अच्छा करी। इस तरह की कंपनीज में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं लेकिन लगातार जिक्र कर रहा हूँ कि एनर्जी सेक्टर, एनर्जी एनर्जी पावर, इसके अलावा एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज, इन सब में ट्रेडिंग मत कीजिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चलिए। ह्यूज मार्केट एक्सपेंशन है, बड़े मार्जिन एक्सपैंड होंगे आने वाले समय में। स्टॉक्स की रेटिंग होगी तो क्या होगा, नेचुरली आप ट्रेड करेंगे, स्टॉप आउट हो जाएंगे। तो 400 रुपए के भाव से 1.5 साल का व्यू रखिए, 250 260 पे मिले तो अक्यूमुलेट कीजिए। बिल्कुल, तो 205 250 260 की रेंज पर आप इसको मिले तो बाय कर लें, और टॉप आउट तो ये काउंटर जिस तरह से होता जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही एक बेहतर ऑप्शन है। कुछ एक सवाल और ले लेते हैं, यूट्यूब से भी आ रहे हैं। अनीसुर रहमान जी का सवाल है, सर संवर्धना मदरसन पर इनके पास 100 शेयर हैं 205 के, क्या करना चाहिए सर? ये शेयर चला तो बहुत अच्छा है, पिछले 6 महीने में 100 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है इन्होंने 200 की रेंज पर ही आकर पकड़ लिया है, क्या करें? जी तो देखिए, मुझे याद पड़ता है विवेक जी, मैंने काफी नीचे के स्तर पर इस स्टॉक को सजेस्ट किया था। वहां से अगर आप देखें तो अच्छा खासा स्टॉक चल गया है। और जी एक एक मिनट विवेक जी दीजिएगा, मैं जरा इसका चार्ट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो देखिए, अगर आप मुझे मुझे लगता है अभी भी विवेक जी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इतना मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अभी भी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जिस तरह का मूव है ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी इसके अंदर एक बार बना रहेगा। जो मैं भाव देख पा रहा हूँ, 200 रुपए का भाव है। मुझे याद पड़ता है शायद मैंने इसको 128 130 रुपए के आसपास विवेक जी सजेस्ट किया था। संवर्धन, आइशर एस्कॉर्ट और इसके अलावा एक्साइड, ये 4 स्टॉक्स थे जहां पर मेरा बुलिश व्यू था। मुझे अभी भी लगता है इसके अंदर ट्रैक्शन स्ट्रांग है, बना रहेगा आने वाले समय में। कहीं ना कहीं अभी भी ये 226 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। पिछले 3 एक वीक में कंसोलिडेट हुआ है, कोई अचरज नहीं होगा इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कहीं 180 200 रुपए के लेवल पर, लेकिन अक्यूमुलेट कीजिए, बाय कीजिए। स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता ऐसे स्टॉक के अंदर लगाना चाहिए। बिल्कुल, आप अगर तब भी आप चाहें तो 175 के पास कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखें। वीकली चार्ट जी पर फ्राइडे देखें, 175 के नीचे क्लोज हो तो काटे। ये तभी 175 के नीचे क्लोज होगा जब निफ्टी 21 800 के नीचे क्लोज हो। तो बिल्कुल मान लीजिए वो लेवल आएगा नहीं, अभी तो नहीं आ रहा इमीडिएट लेवल पर, तो आप जी बिल्कुल बाय ऑन डिप्स रखिए। 180 से 200 के भाव में खरीदिए। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड चल रहा है, इसी में आपको 226 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो सर 226 तक के टारगेट्स आप रख सकते हैं इस काउंटर पर, तो रख लीजिए इस काउंटर को। एक कंपनी के और नतीजे देखने के लिए मिले थे, वो थी डी मार्ट। ये काउंटर भी काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली रहा है, क्योंकि इसने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं। डी मार्ट के रेवेन्यूज़ में तो करीब 19% का जंप, प्रॉफिट्स में करीब 18% का जंप देखने के लिए मिला है। सर कैसे देख रहे हैं डी मार्ट के शेयर को? जी तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये पर्टिकुलर शेयर कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। डीमार्ट कहीं ना कहीं आप देखें तो जो ऑनलाइन डिलीवरी है
उसमें अभी थोड़ा सा लैग करता है। मुझे लगता है कि एक बार डिलीवरी टर्न अराउंड टाइम एक बार कंपनी का चेंज होता है और भी ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा और गिरती है डिलीवरी टर्न अराउंड टाइम की। तो ऑनलाइन डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर आप अदरवाइज भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। 41,000 करोड़ लास्ट ईयर था, बढ़ करके करीब 49,000 करोड़ के आसपास का जो है टर्नओवर है। इबिडा मार्जिन देखें तो कहीं ना कहीं से थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप देखें तो 8.7% से 8.3% के आसपास इबिडा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिया। पैट मार्जिन में भी थोड़ा समय कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप स्टॉक को देखें तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक बना हुआ है। बेस कहाँ है स्टॉक का? अगर आप चार्टिकली देखें तो बेस बना हुआ है 4600 रुपए के आसपास। तो मैं अभी तुरंत खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव है जी। स्टॉक का। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो थोड़ी सी वीक है स्टॉक की। मुझे लगता है थोड़ा गिरे तो आप 4600 रुपए के आसपास इसको खरीदें। तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आप 4200 रुपए के आसपास रखें। हम्म। बड़ा मूव तब आएगा जब स्टॉक अपना प्रीवियस हाई 5200 रुपए को क्रॉस करेगा। जब एक बार 5200 रुपए को क्रॉस करेगा, इसके बाद ही इसके अंदर बड़ा मूव आएगा जिसको 5800 भी तोड़ देगा, फिर ये 7000 की तरफ जाएगा। लेकिन ये 5200 जो उसका प्रीवियस हाई था उसको कन्विंसिंगली तोड़े, सस्टेन करे, तो आप 7000 के टारगेट के लिए उसको होल्ड कीजिए। इसका मतलब है कुछ फंडामेंटल बड़ा इसके अंदर डिस्काउंट हो रहा है। जी। सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है, उनका पहले सेल रेटिंग थी, उन्होंने सेल रेटिंग तो बरकरार रखी लेकिन काउंटर के टारगेट बढ़ा दिए। दैट मीन्स कि वो भी सेल रेटिंग की कन्विक्शन से अब कहीं ना कहीं हट रहे हैं धीरे धीरे। और उन्होंने कहा कि जो ग्रॉस मार्जिन रिकवरी है वो 18 से 24 महीने लेगी आने में। चलिए कोई बात नहीं, जो प्री कोविड लेवल्स पर थे जो इनके मार्जिन थे। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, सौरभ शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मैं सर सौरभ शुक्ला बोल रहा हूँ लखीमपुर खीरी से। सर मुझे मैंने सर एक शेयर रखा है SBL हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिसके सर मैंने शेयर 22 रुपए के रेट से ले रखे हैं 14,000। तो सर इसमें मुझे रुकना चाहिए क्योंकि सर मैं अभी सर ये शेयर 29 रुपए तक गया था, तो मैं अभी इसमें प्रॉफिट में चल रहा था। अब सर इसमें लॉस में चल रहा हूँ, तो इसमें क्या रुकूं कि मतलब कैसे बाहर हो सकता हूँ? पहले ये बताइए कि आपने ये लिए क्यों थे? किसी के कहने पर लिए थे या आपने खुद से सोचा था, निकाला था शेयर रिसर्च करके और फिर लिया था ये शेयर सर? मेरा सर एक दोस्त है सर, वो शेयर मार्केट में काफी पुराना है, तो उसी के थ्रू से लिए थे, उसने भी लिए थे, तो उसी के कहने अब वो दोस्त क्या कह रहा है सर? अब वो दोस्त क्या कह रहे हैं आपके? सर वो कह रहा है कि अब इसमें लोअर सर्किल लग गया है, जैसे ही लोअर सर्किल हटेगा तो इसको साल भर होल्ड करो। बिल्कुल पूछ लेते हैं शरद सर। ये शेयर प्रॉफिट में देखा इन्होंने, अच्छा खासा प्रॉफिट देखा, 7 रुपए का 10,000 शेयर पर। HB लीजिंग करके ये शेयर है सर। अब इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं, फंस गए हैं, क्या करें सर? जी, तो देखिए, अगर आप कंपनी को कहीं ना कहीं देखें तो मैं ऑपरेशन ही जब तक आप डिस्कस कर रहे थे मैं थोड़ा उसका परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहा था। ठीक ठाक मार्जिन्स हैं, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि लेटेस्ट में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। उसका कारण मेजरली कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि एक तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सेल्स में टेपरिंग दिखाई दे रही है, टॉप लाइन में कहीं ना कहीं टेपरिंग दिखाई दे रही है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट होती हुई दिख रही हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी देखिए ये जो पर्टिकुलर गिरावट है ये थोड़ी गहरी है, ये खींच करके स्टॉक को कहीं ना कहीं 15 रुपए के भाव पर भी ले जा सकती है। तो आप एक काम करें कि बिल्कुल इसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करिए। मुझे लगता है पोजीशन काटनी चाहिए आपको, क्योंकि जो पर्टिकुलर गिरावट है उसको 15 रुपए के लेवल तक खींच सकती है। तो बिल्कुल अभी इसको काट दीजिए HB लीजिंग को। बहुत सारे स्टॉक्स टेलीकॉम सेक्टर में हैं, बहुत सारे स्टॉक देखिए हम लोग फाइनेंस सेक्टर में भी डिस्कस करते हैं। आप वहां पर अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आपको कुछ लेना है तो बहुत आप IT की तरफ जाइए। देखिए US मार्केट को आप देखिए, ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं तो क्या होगा, वहां भी मिड एंड स्मॉल कैप में बड़ी रैली है। आप आने वाले समय में देखेंगे तो कहीं ना कहीं PMI में भी एक्सपेंशन दिखाई देगा US में इन द एंटिसिपेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक। और कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक US और यूरोप से IT में बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इसको एक बार आप चाहें तो इसके अंदर आप ध्यान बनाइए, अच्छा बिजनेस है। अगर आप
केबल का बिजनेस देखें, इसके ऑप्टिकल फाइबर का बिजनेस देखें, तो अच्छा एक स्टेब्लिश बिजनेस है। थोड़ा बहुत दिक्कत रही है मार्जिन्स को लेकर के कंपनी में, लेकिन इसने क्रिटिकल मूविंग एवरेज को अगर आप देखें 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है इस पर्टिकुलर वीक में। एक अच्छा ट्रेंड, एक अच्छा मूव इसके अंदर आ सकता है। 151 का भाव 190 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप, अगर आप रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं साहब, चूंकि आप ऐसा ट्रेड ले रहे हैं, तो आप एक स्टरलाइट पे भी ध्यान लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो एचबी लीजिंग से निकल के अगर आप स्टरलाइट टेक जैसे शेयर में एंटर करेंगे तो सर एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है, वेदांता ग्रुप की कंपनी है और सही लेवल्स पर मिल रही है, तो सर का मानना है कि यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। कुछ एक और नतीजों वाले शेयर्स ले लेते हैं जहाँ पर कि नतीजे देखने के लिए मिले हैं। 5 पैसा, इस कंपनी के नतीजे आते हुए दिखाई दिए वीकेंड्स में और 20% का सेल्स में जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में करीब 33% का जंप। ये इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि ये YOY बेसिस पर जिस तरह के रिजल्ट्स हैं, इसके Q-on-Q नतीजे बड़े अच्छे देखने के लिए मिले थे, क्योंकि Q-on-Q में करीब प्रॉफिट 3 से 4 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर शरद सर, आज 6% ऊपर है काउंटर, क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए मुझे बिल्कुल आप अभी भी अगर आप देखें तो सस्ता है, काफी सस्ता शेयर है रिलेटिवली। आप देखें तो 28 के पी के आसपास का ट्रेड ट्रेड करता हुआ शेयर है। अगर आप ऑपरेशनली देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का। और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें जिस तरह का बिजनेस 5 पैसा का है, स्टॉक ब्रोकिंग का, डिपॉजिटरी सर्विसेज, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उसके अंदर देखिए कहीं ना कहीं ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन लगातार कंपनीज के दिखाई दे रहे हैं। इसके पीयर्स देखें, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंजल लोन वगैरह, बहुत अच्छा ट्रैक्शन सारे स्टॉक्स में रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए बेस बन गया है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं 490 रुपए के आसपास का एक डिसेंट बेस है। जैसे ही ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को, मतलब 536 को तोड़ेगा, तो ये सीधे सीधे देखिए कहीं ना कहीं 600 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में हो सकता है कि 2 साल का समय दे तो ये आपको ऊपर 650 700 की ट्रेजेक्टरी में भी दिखे। तो यहाँ पर देखिए जो दर्शक देखिए अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, वो इस तरह के स्टॉक में भी पोजीशन ले सकते हैं। ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छा ट्रैक्शन है। बिल्कुल। इसी बीच एक स्पेशल सवाल मिला है हमारे को हजीब साहब जी का। ये बोल रहे हैं शिपिंग कॉरपोरेशन पर, इनका सवाल फ्राइडे के सेशन में भी था। मुझे लगता है इनकी पोजीशन थोड़ी बड़ी है जिसमें ये फंस चुके हैं। इन्होंने पूछा कि मैं कैसा हूं सर? मैं बहुत अच्छा हूं, आपके सामने हूं, उपस्थित हूं। शिपिंग कॉरपोरेशन के सर, इनके पास 100 शेयर हैं, 351 के लिए हुए, 3 मंथ के लिए लिया था, क्या करना है बताएं प्लीज़। शरद सर, 2 दिन अच्छा चला, अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इस काउंटर पर, क्या करें सर? जी, तो देखिए अगर आप शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देखें तो करीब करीब विवेक जी 1 मिनट रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा चार्ट इसका एक बार ओपन जी कर लेता हूँ। जी, SCI, जी जी। तो देखिए 330 का भाव है विवेक जी। मुझे याद पड़ता है अभी 2 ही 3 दिन पहले मेरे ख्याल से संदीप जी ने मुझसे पूछा था, जब शिपिंग को लेकर के बिल्कुल। न्यूज फ्लो कर रही थी, तो मैंने इसका 380 का टारगेट दिया था। और उस दिन स्टॉक करीब मेरे ख्याल से 280 300 रुपए के आसपास चल रहा था। शायद 12 साढ़े 12 में पूछा था। एग्जैक्टली इसका जो हाई बना है वो इस वीक का हाई करीब वही मुझे लगता है 384 बन गया है। तो देखिए ऑलरेडी आप देखें तो वो प्राइस डिस्काउंटेड है, सारी न्यूज डिस्काउंटेड है। हमेशा दर्शक इस बात को ध्यान रखें कि बाय ऑन मर्मर सेल ऑन न्यूज। तो देखिए न्यूज पर सेलिंग आ जाती है। और यहाँ पर देखिए वैसा ही कुछ देखने को मिला है। मैंने 380 का टारगेट दिया था, वो टारगेट उसी के आसपास स्टॉक कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेलिंग होना एक अच्छी बात है। इससे क्या हो रहा है, बेसिकली मोमेंटम स्मूथिंग हो जाती है। अभी भी काफी मोमेंटम स्टॉक के अंदर बाकी है ऊपर की तरफ, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बेस कहाँ है स्टॉक का? बेस थोड़ा नीचे है, 290 300 रुपए के आसपास का बेस है। तो देखिए गिरावट में आप थोड़ा एक्यूमुलेट कर लीजिए, क्योंकि पोजिशनली भी स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आप ऑपरेशनली भी देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है शिपिंग कॉर्पोरेशन के परफॉर्मेंस में। तो देखिए यहाँ पर क्या मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन है कंपनी में, लॉन्ग टर्म में भी ऑर्डर बुक ग्रोथ है और बेहतरीन मार्जिन कंपनी ऑलरेडी क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY बेसिस पे क्लॉक कर रही है। पोजिशनली होल्ड करेंगे तो सब 500 का भाव भी खुलेगा। महंगा शेयर है बिल्कुल। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक हैवी पी पे 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रिलेटिवली सेक्टोरली देखें तो महंगा है, लेकिन इसके बाद भी 550 का टारगेट मैं दे रहा हूं आपको। 290
290 के आसपास आए, 295 के आसपास, तो एक्यूमुलेट कीजिए, बेचिएगा तभी जब आपको 250 तोड़े नीचे, जो बहुत मुश्किल है इसको 250 नीचे की तरफ तोड़ना। थोड़ा जी। लंबा व्यू है सर। अगर आप आए हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन में तो करीब दिसंबर तक का समय दीजिए। मुझे लगता है दिसंबर तक 400 के भाव दिखाई देंगे, और 1.5 से 2 साल का समय देंगे तो 500 रुपए के भाव भी दिखाई देंगे। लीजिए, तो सर आपकी जो टेंशन है, जो 351 पर आपने लिया और 380-90 तक देखा आपने फ्राइडे के सेशन में, हालांकि हमने उस समय भी राय ली थी और उस समय जो हमारे मेहमान थे उन्होंने यही बताया था कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5% कम ले लीजिए। आप अगर वो ले लेते तो शायद आज जिस तरह से ये शेयर नीचे आया उसी दिन और आज ये और नेगेटिव हो गया, तो उससे शायद आप बच जाते। लेकिन अब चूंकि शरद सर ने बता दिया कि आप दिसंबर तक रख लीजिए तो और अच्छा है। 400 से 500 रुपये तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर सर आप इस व्यू के साथ भी बने रह सकते हैं। एक हमारे साथ और दर्शक जुड़े हैं, मिस्टर पुरोहित हैं, रोहित जी हैं, माफ़ कीजिएगा। रोहित जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी, मेरे पास एनसीसी शेयर है, 70 शेयर है, 328 भाव में है। जी, एनसीसी के 70 शेयर हैं शरद सर, 328 रुपये के भाव पर। रोहित जी, आप कितने दिन तक इस काउंटर को रख सकते हैं सर? ये अक्टूबर तक रख सकता हूँ, अक्टूबर एंड तक। अक्टूबर एंड तक और रख सकते पीएफसी में करंट लेवल में एंट्री कर सकते हैं क्या पीएफसी में? सर मैं पहले एनसीसी पूछ लेता हूं और पीएफसी की एंट्री भी पूछ लेता हूं। शरद सर, एनसीसी पर क्या करें और पीएफसी में क्या एंट्री कर सकते हैं? ये दो सवाल हैं इनके। देखिए, अगर आप देखिए कि लास्ट ईयर भी देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था थोड़ा सा, लेकिन एक हमें EBITDA में एक डिसेंट लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज देखने को मिला। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है कंपनी का, आप देखें करीब 57,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में। ग्रोथ 15% का ग्रोथ है, और जिस सेक्टर में एक स्टॉक काम कर रहा है वहां पर आप देख रहे हैं जबरदस्त ट्रैक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। महंगा भी शेयर नहीं है, अगर आप देखेंगे 28 के पी पे काम कर रहा है। अगर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं इसी सेक्टर में, मैंने एनबीसीसी भी आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था। देखिए, बने रहिए, मुझे लगता है चार्टिकली भी कहीं कोई बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है 340 से 345 रुपए के भाव पर। तो अब क्या है, अगर आप पिछले 8 वीक से देखें तो कंसोलिडेट हो गया है स्टॉक। इस तरह के पैटर्न को फ्लैग पैटर्न कहते हैं, वीकली चार्ट पे बन रहा है। अब क्या होगा, या तो अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये आपको जी, पूरा जो मूव आपको 243 से मिला है 310 रुपए पर, 60-70 रुपए का मूव ऊपर आपको दोबारा मिल जाएगा। या अगर गिरेगा तो नीचे आपको कहां तक गिर करके एक बार फॉल्स ब्रेकआउट्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट के केस में ये 285-290 तक भी गिर सकता है। 328 का भाव है, एक्यूमुलेट कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि जो ये पर्टिकुलर जिस सेक्टर में काम कर रहा है ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, सेक्टोरली अच्छी ऑर्डर बुक रही है। तो आने वाले समय में ये आपको 375 रुपए के भाव भी दिखाएगा। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए 280 रुपए तक, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। अगर ये कहीं जी, ना कहीं 345 के ऊपर चलना शुरू कर दे सर, तो अब लंबा टारगेट रखिए 450 रुपए तक जाएगा। गिर जाए तो 280 के आसपास एक्यूमुलेट करिए। पहला टारगेट 380 रखिए, और करीब 1.5 से 2 साल का व्यू रखेंगे तो 450 रुपए के टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने सवाल किया पीएफसी के ऊपर, तो देखिए पीएफसी पर मुझे याद पड़ता है मैंने काफी इस शेयर को डिस्कस किया। जून के फर्स्ट वीक में ही मैंने, विवेक जी शायद बोला होगा, 450 रुपए के आसपास ही मैंने एक बार शेयर रिकमेंड किया था बजट के लिए, बजट के लेवल तक होल्ड करने के लिए। अगर आप ऑपरेशनली देखें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप कंसोलिडेटेड देखें, पैट देखें तो 25% का इंक्रीज हमें वाई वाई बेसिस पे देखने को मिला है। और अगर अगर आप देखिए तो जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट है, वो इंडिया कहीं ना कहीं जापान, सिंगापुर, जर्मनी, कोरिया वगैरह को भी कहीं ना कहीं एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो काफी मार्केट है पीएफसी के लिए आने वाले समय में भी, और वो चार्ट्स पे दिख रहा है। बेस बन गया है कहीं ना कहीं 475-480 रुपए के आसपास। घबराए नहीं, वही अपना स्टॉप लॉस रखें जब तक उस जोन को कन्विंसिंगली फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, इंट्राडे का नॉइज मत देखिए। 475 को तोड़ दे तो अपनी पोजीशन काटिए, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। ये आपको जी, फिर ये इसका ट्रैक्शन चलता रहेगा, बहुत महंगा नहीं है। पीएफसी आरईसी 9 और 11 की पीई पे चल रहे हैं, जो सेक्टर में देखें तो बहुत सस्ते हैं। इसलिए देखिए मैं 400 रुपए से भी इसमें बाय का व्यू लेके चल रहा हूँ। मेरे टारगेट 700 रुपए है 1.5 से 2 साल में पीएफसी का। तो बिल्कुल अब आपको देखना है, आपको ट्रेड करना है, होल्ड करना, होल्ड कर जाइए सर। 1.5 से 2 साल होल्ड करिए, 700 रुपए पर भी आपको दिखेगा। 475 के पास एक वीकली स्टॉप लॉस रख लीजिए।
बिल्कुल, तो पीएफसी पर भी आपको आइडिया मिल गया सर, और आपके सवाल पर भी आपको उत्तर मिल गया है। अब फटाफट से दो काउंटर और ले लेते हैं जिनके नतीजे वीकेंड्स में आते हुए दिखाई दिए। मिष्ठान फूड, ये काउंटर 30% इसकी सेल्स में जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में करीब 3% का जंप। सर, ये कंपनी जनरली 8 से 10 करोड़ रुपए क्वार्टरली कमाती थी, अब 70 करोड़ रुपए क्वार्टरली कमाती है एक साल के अंदर। इन्होंने एक सब्सिडरी का गठन किया था दुबई में, जो कि चावल एक्सपोर्ट करती है, वियतनाम और बैंकॉक जैसे देशों से लेती है चावल और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में इनका जो बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इनका एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। काउंटर लेकिन चला नहीं, रिजल्ट्स आ गए, काउंटर चला नहीं है। कैसे लग रहा है सर चार्ट पर? जी, तो देखिए विवेक जी, अगर चार्टिकली देखें थोड़ा कमजोर है। ठीक है ना, मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं चलने के लिए जो इसका सप्लाई जोन है वो है 18,519 रुपया। तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर चलना शुरू करेगा और अच्छा वॉल्यूम होगा तभी ये चलेगा। वरना ये हो सकता है नीचे की तरफ आपको किसी भी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 13 साढ़े 13 रुपए के भाव भी आपको दिखा दे स्टॉक। तो मुझे लगता है 19 रुपए, 18 साढ़े 18 19 रुपए के ऊपर सेटल करे तब आप इसको खरीदे। उस कंडीशन में इसका पहला टारगेट बनता है कहीं ना कहीं 21 रुपया, दूसरा टारगेट ऊपर तरफ बनता है 24 रुपया। बट मैं यहाँ कहना चाहूंगा विवेक जी, अगर चार्टिकली निफ्टी को उसके साथ कोरिलेशन नेगेटिव है, तो जो है स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। बड़ा मूव तभी बनेगा जब कोई न्यूज इसके अंदर डिस्काउंट होगी, जो मुझे अभी कहीं चार्टिकली कुछ दिखता नहीं है। जी, नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। बीपीएल, भंसाली इंजीनियरिंग के नाम से काउंटर आता है। इसके भी रेवेन्यूज देखें तो करीब 15% बढ़ते हुए दिखाई दिए, प्रॉफिट में करीब 6% की ग्रोथ दिखाई दी है। सर, रिजल्ट से पहले ये काउंटर करीब 50% एक महीने में चल चुका है, लेकिन आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग पिछले 5 दिन से ही चल रही है, करीब 8% की प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई है, नतीजे ठीक हैं, तो क्या अभी करना चाहिए सर इस काउंटर पर? जी, आप देखिए, अगर आप पिछले साल भर में देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो मार्च 2021-22 के मार्जिन काफी अच्छे थे। 32-33% के आसपास के मार्जिन पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। और अब अभी भी आप देखें तो डिसेंट 17-18% के मार्जिन है। स्टॉक में कई सारी चीजें डिस्काउंट ऑलरेडी हो रही हैं। मतलब मेरे ख्याल से सारे ही प्राइसेस, सारी ही न्यूज या रिजल्ट स्टॉक के अंदर अच्छे से डिस्काउंटेड है। मुझे लगता है कि लेकिन अभी भी अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर देखें तो स्टॉक को बहुत ज्यादा गिराने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है डिसेंट बेस इसका कहीं ना कहीं बना हुआ है 136-140 के जोन में। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर जो इस वीक का हाई है वो 152 रुपए के आसपास है, कहीं भी 152 के ऊपर आपको फ्राइडे तक सेटल होता दिखाई दे, बिल्कुल खरीदिए सर। नेक्स्ट लेग इसके अंदर जो शुरू होता है वो कहीं ना कहीं इसको खींच करके 200 रुपए के भाव पर भी लेकर के जा सकता है। तो 152 के ऊपर सस्टेन करे, खरीदिए। और एक स्टॉप लॉस रख लीजिए कहीं ना कहीं आप, इस वीक के लो का वो है करीब 136 रुपए के आसपास। और 152 के ऊपर खरीद के 200 रुपए के टारगेट के लिए इसको करीब एक क्वार्टर तक का समय दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि कहाँ पर आपको खरीदना और कितना समय देना और कितने लंबे टारगेट्स रखने हैं। तो नतीजों पर फोकस पर तो इतना ही, लेकिन बात करेंगे अगली सीरीज पर। छोटे शेयर ऊंची छलांग, ये हमारी खास पेशकश। उन छोटे शेयरों पर बात करेंगे जहां पर की ऊंची छलांगें लग रही हैं या लग सकती हैं। सर, आईएफसीआई, इस काउंटर पर लगातार जंप हम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट्स काउंटर? जी, तो देखिए, अगर आप आईएफसीआई को देखें, बिल्कुल सर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ट है। मुझे कहीं कुछ वीकनेस नहीं दिखती है। मुझे लगता है काफी स्ट्रेंथ इसके अंदर बाकी है अभी। बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए सर। बेस कहाँ है? बेस आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक का बना हुआ है 65 रुपए से 65 टू 67 का डिसेंट बेस बना हुआ है नीचे की तरफ। वो वहां आपको मिले, बिल्कुल नहीं एंट्री करिएगा, वो लेवल लिख लीजिए। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस 58 रुपए पे रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड शुरू हुआ है, अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये कहीं ना कहीं 100 रुपए पर जाता हुआ दिख रहा है, 100 से 110 जाता हुआ दिख रहा है एफसीआई पे। तो बिल्कुल मुझे लगता है विवेक जी, बने रहना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, वो बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं, बिट्टू हैं। एसजेवीएन पर 133 के लिए हुए हैं, 156 चल रहा है, प्रॉफिट में क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए, बिल्कुल मार्केट का डार्लिंग रहा है स्टॉक। मुझे लगता है बिल्कुल सर, बिल्कुल बने रहिए। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में से रहा है, जिस तरह के ट्रैक्शन बना हुआ है स्टॉक के अंदर।
तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मुझे अभी भी लगता है डिसेंट बेस बन गया है स्टॉक के अंदर 130 रुपए के आसपास। तो देखिए बेस क्यों मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ बेस का मतलब ये होता है कि एक बार प्रॉफिट जी बुकिंग आएगी, स्टॉक गिरेगा तो वो लेवल कुछ समय के लिए टच करेगा, एक दो दिन, 3 दिन, एक दो दिन के लिए टच कर सकता है, कुछ घंटे के लिए भी टच कर सकता है, दोबारा वहां से स्ट्रॉन्ग एंड की बाइंग आ जाती है। आपने उसी जगह पे स्टॉप लॉस रखा तो आपकी पोजीशन कट जाएगी, तो ऐसा मत करिए। इसलिए बेस समझिए कहाँ 130 के आसपास का बेस है। अब आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। कहीं भी आपको 138 140 रुपए के लेवल पे मिले खरीदिए। अगर अभी भी आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, लेकिन 10 रुपए में से 3 4 रुपए करके डालिए, थोड़ा अभी डालिए, थोड़ा 130 140 के पास डालिए, 130 125 के बाद स्टॉप लॉस रखिए। जो पर्टिकुलर ट्रेंड है ये इस पे अपना प्रीवियस हाई भी तोड़ेगा 170 का, और कहीं ना कहीं 200 रुपए के भाव की तरफ जी दौड़ेगा। तो बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा समय इसको लंबा दीजिए। मार्केट में नॉइज रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि 78 79% के आसपास एफआई का लॉन्ग है, एक बड़ा इवेंट राउंड द कॉर्नर है बजट का, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अननेसरी स्टॉप आउट मत होइएगा। जिन स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है बिल्कुल दिल मजबूत करके थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रख के बाय ऑन डिप्स का व्यू लेके बने रहिए। जी। महाराष्ट्र बैंक सर, आज नतीजे हैं, काफ़ी दर्शकों के सवाल भी मिलते हैं इस काउंटर पर, क्या करना चाहिए? तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पहले भी कहीं ना कहीं विवेक जी कई बार स्टॉक डिस्कस हो चुका है। मुझे लगता जी है इसका ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है। क्रॉस द पीएसयू बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखें तो मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिले हैं काफी। अगर आप देखें तो SMA 1 2 बुक काफी क्लीन हुई है। और अगर आप देखें तो सभी बैंक्स में क्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे छोटे मझोले बैंकों में, तो प्रोविजनिंग घटने से क्रेडिट ग्रोथ में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी में भी वही सब कुछ चीजें देखने को मिल रही है। बेस थोड़ा डीप है, 60 रुपए के आसपास, अभी 65 रुपए का भाव है। तो 60 रुपए तक कोई भी डिप मिलती है बिल्कुल ऐड कीजिए, 60 रुपए के नीचे जाके सस्टेन करिए तभी बेचिए। इसका पोजिशनली आप करीब अगर साल भर का व्यू लेके चलेंगे तो मैं इसका भाव 90 रुपए मान करके चल रहा हूँ। मैं इसको काफी लंबे समय से 32 30 रुपए के भाव से कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहा हूँ। विवेक जी अभी भी मुझे लगता है कि 90 से 100 रुपए का भाव इसका इंटैक्ट है। 1 से 1.5 साल का समय दीजिए सर। जी, तो 1 से 1.5 साल का समय देना है सर। नेक्स्ट काउंटर है वोडाफोन आइडिया, इस पर आपकी एक बड़ी राय भी आई थी और पिछले 3 4 ट्रेडिंग सेशन से वीक हुआ। आज सुबह मॉर्निंग में वीक था, लेकिन अब थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है ये काउंटर इंट्राडे में। कैसे देख रहे हैं सर? जी, तो देखिए जो इसका सप्लाई जोन है वो वही 18 रुपए के आसपास का सप्लाई जोन है। ये उसको तोड़ेगा आने वाले समय में, वो भाव भी तोड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स इसके अंदर काफी रहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्योंकि FNO का स्टॉक है, तो देखिए बेस काफी नीचे खिसका हुआ है। करीब 14 रुपए के आसपास इसका बेस कहीं ना कहीं खिसका हुआ है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि आप आने वाले समय में देखेंगे कहीं ना कहीं एक डिसेंट मार्जिन एक्सपेंशन इस कंपनी के अंदर आता हुआ दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट होगा। तो 28 रुपए का टारगेट मेरा इंटैक्ट है लंबे समय का। लेकिन छोटे दायरे से जो जब 14 रुपए के आसपास मैंने रिकमेंड करना शुरू किया था विवेक जी, आप शायद आपसे भी डिस्कशन हुआ था, 22 जी रुपए का टारगेट था। पहला टारगेट 18 का था, दूसरा 22 का था। अभी भी मुझे लगता है खरीदना चाहिए। कोई भी गिरावट 14 रुपए की तरफ बिंदास खरीदिए। स्टॉप लॉस अपना 11 रुपए 50 पैसे के आसपास रखिए। और आपको 22 रुपए और 28 रुपए के लिए, 22 रुपए मीडियम टर्म कम से कम साल भर का भी, 28 रुपए के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का समय दीजिए। वो प्राइस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी खरीद सकते हैं। 14 रुपये की रेंज तक आता है तो काउंटर खरीद सकते हैं 22 रुपये के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट काउंटर सर MTNL में खबरें कुछ आ रही हैं कि इनका जो ऑपरेशन है वो BSNL को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी में पहले मर्जर की बातें थी। कंपनी का लॉस इतना ज़्यादा है कि इस पर सरकार शायद कुछ इस तरह का फैसला ले सकती है। MTNL पे बात भी हो रही थी कि ये लोग अपना कुछ 5G और 4G वगैरह में सर्विसेज को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर MTNL को? जी, तो देखिए मैं आपको बताऊं ये बहुत अच्छा चार्ट है। 37 रुपए के आसपास का बेस था जिसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इसका अगला टारगेट है वो 70 रुपए का है विवेक जी। बिल्कुल जिस तरह का ट्रैक्शन इसके अंदर बना है, काफी स्ट्रेंथ अभी बाकी है इसके अंदर। मतलब अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखूं तो काफी स्ट्रेंथ अभी इसके अंदर बाकी है। प्रीवियस हाई 50 रुपए के आसपास उसको तोड़ रहा है। 70 रुपए का टारगेट है, बिल्कुल खरीदना चाहिए साहब। स्टॉप लॉस एक स्ट्रेट के अंदर 46 रुपए का रख लीजिए। स्टॉप आउट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ रिस्की ट्रेड्स लेने चाहिए। 56 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए जो इस वीक का है। 70 रुपए के टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड कीजिए।
70 रुपये के टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड करना है। काउंटर मोमेंटम में आ चुका है। नेक्स्ट काउंटर सा पीएफएस, पीटीसी फाइनेंशियल के नाम से आता है ये काउंटर। इस पर मूव देखने के लिए मिला था फ्राइडे के सेशन में, क्या करना चाहिए? विवेक जी, स्टॉक का नाम एक बार फिर से बताइए। पीएफएस के नाम से कोड मिलेगा आपको ये। पिछले 5 दिन में 13.5% चल चुका है। 57 रुपए का शेयर है सर। पीएफएस, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल। ओके ओके, राइट जी जी, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स। देखिए जी, बिल्कुल 56 रुपए का भाव है जो मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप क्या हुआ, एक वैल्यू एरिया इसका बना हुआ था कहीं ना कहीं 37 रुपए से लेकर के और 45 रुपए तक, उसको तोड़ करके ऊपर की तरफ स्टॉक चल गया है। मुझे लगता है जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, इस ट्रेंड में करीब 70 रुपए तक स्टॉक को जाना चाहिए। और आप 70 रुपए तक स्टॉक को जाना चाहिए। 80 रुपए, मुझे लगता है जैसे ही 70 रुपए के भाव को तोड़ेगा ये 80-85 रुपए की तरफ भी चलेगा। लेकिन अभी इमीडिएट मत खरीदिए। बाय ऑन डिप्स करीब 45 से 50 रुपए के आसपास का बेस है, वहां पर आपको कहीं मिले तो एक्यूमुलेट कीजिए। 80 रुपए के टारगेट के लिए दिसंबर क्वार्टर तक का समय दीजिए। जी, तो छोटे शेयर ऊंची छलांग को भी यहीं पर रोकने का समय आ गया है। शरद सर, कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी, अभी तक जो स्टॉक डिस्कस हुए हैं इसमें कुछ एक स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बीज बाजार को यहीं पर विराम देने का समय आ गया। कल मिलेंगे इसी समय पर, लेकिन हमारी खास पेशकश 4 बजे होती है, जिसमें कि हम बात करते हैं मेरे सिप मेरे सवाल में। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।